स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यातरु पर। मैं हूं अमरनाथ और आज आप समीक्षा अधिकारी विधान परिषद का पेपर देकर के आए हैं और आंसर की तमाम सारे लोगों से देख दाग डाली होगी, तमाम सारी किताबें उलट डाली होंगी। तो पेपर हिंदी वाला पोर्शन जो मैं आपसे करवाने जा रहा हूँ, डिस्कशन 50 सवाल, वो तो बड़ा सरल है। फिर भी 8-10 सवाल ऐसे होंगे जो आपको फंसाए होंगे, उलझाए होंगे और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप तमाम सारी किताबें देख करके उनमें और उलझ रहे होंगे। तो उन सभी उलझनों को हम सुलझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस पेपर में गलती क्या है, गड़बड़ क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो विधान परिषद समाचाधिकारी का ये आंसर की वाला सेशन, आइए हम शुरू करते हैं। ये आंसर सीरीज सी है मेरे पास, मतलब जो सीरीज है सी सीरीज का पेपर है हमारे पास और इस सी सीरीज में हम आगे की कहानी अपनी डिस्कशन में ला रहे हैं। तो इस सी सीरीज में जो पहला सवाल आया था वो आया है, जो जाकर पुनः आ गया। तो आप देखिए कि इसमें थोड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आई होगी। एकदम सीधा सीधा खेल है कि आपको निशान मार देना था कि प्रत्यागत। ये प्रत्यागत शब्द कैसे बना है? ये बना है प्रति धन आगत। आगत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ, और प्रति माने दोबारा आया हुआ। तो जाकर पुनः आ गया हो, यानी कि दोबारा का सेंस सिर्फ एक दे रहा है, वो प्रत्यागत। तो प्रवासी तो वो होगा जो विदेश से आएगा, पूर्वोक्त होगा जो पहले कहा जाएगा, पुनरुक्ति होगा किसी बात को दोहराया जाएगा, लेकिन प्रत्यागत तभी होगा जब कोई दोबारा आएगा। तो दोबारा लौट कर आने के लिए प्रत्यागत होता है। अगला प्रश्न देखें, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बड़ा सरल सवाल है, एकदम रट्टा मारा है। जो हमारे अनअकैडमी के तमाम सारे छात्र हैं जो हमसे लगातार हिंदी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरे विद्यातरु चैनल के ही कुछ स्लाइड्स देखी और या क्लासेस देखी है, उनके लिए भी मैंने एक बार पूरा पूरा प्रशिक्षण लिया था इच्छाओं वाला। तो आप देखिए इसका सीधा अर्थ है मुमुक्षु। अच्छा, अगर यही सवाल होता मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा ना कि इच्छा रखने वाला, तो जानते हैं वाक्यांश क्या बन जाता? तब बन जाता मुमुक्षा। ऐसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। माने ऊ लगने से इच्छा रखने वाला हो जाता है और आ लगाने से इच्छा हो जाती है। जब भी आगे कभी ये प्रश्न आएगा तो कर लीजिएगा, आप देख लीजिए और मेंस क्वालीफाई करके आइए, हम आपका पार करवाएंगे मेंस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए तीसरा सवाल है कि इनमें से मित्र शब्द का अर्थ क्या नहीं है? तो समझिएगा, मित्र माने दोस्त सखा, ये आप जानते हैं। मित्र माने दोस्त, आप जानते हैं। अब बादल और सूर्य में आप कंफ्यूज हुए, तो जान लीजिए मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है, मित्र का अर्थ बादल नहीं होता। गुरु जी ये कहाँ होता है? अरे भाई, सवेरे सवेरे सूर्य नमस्कार अगर आपने कभी किया हो, योगाभ्यास वाला सूर्य नमस्कार, तो उसमें लाइन आती है, ओ मित्राय नमः, यानी कि सूर्य देवता मित्र कहते हैं, सूर्य का एक नाम मित्र है। तो मित्र अनेकार्थी शब्द है जो सखा, दोस्त और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें पूछा गया कौन नहीं है, तो नहीं है तो भाई बादल नहीं है, बाकी और का क्या मतलब है? अगला प्रश्न, इसमें से कुशल शब्द का समानार्थी क्या नहीं है? तो कुशल शब्द का समानार्थी, जो कुशल है, किसी चीज में निष्णात है, परफेक्ट है, तो वो चतुर माना जाएगा कि भाई वो बड़ा चतुर है, वो इस मामले में चतुर है, इस काम में चतुर है, ऐसा बोल देते हैं। तो एक सेंस निकलता है कुशलता का। अच्छा, वो इस काम में निपुण है, ये तो सीधा सीधा अर्थ दे रहा है। वह इस काम में प्रवीण है, दक्ष है, स्किलफुल है, ये भी सेंस दे रहा है। लेकिन कुशल का मतलब चालाक है। याद रखना, चतुर और चालाक में बड़ा अंतर है। चतुर कहते हैं कि जो, चतुर का मतलब होता है जो किसी भी चीज में थोड़ा बेहतर हो, उस चीज को जरा अच्छे से समझता हो, माइन्यूट नजर रखता हो। लेकिन चालाक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। लोमड़ी चालाक होती है और तमाम सारे जैसे खरगोश को बुद्धिमान चतुर कहा जाता है, लेकिन लोमड़ी को चालाक, लोमड़ी चतुर नहीं कहा जाता, लोमड़ी चालाक कहा जाता है। तो चालाक चतुर्थी की, चतुरता की निगेटिविटी है, इसलिए समानार्थी खाली चालाक नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। अगला सवाल, जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन। अब यहां पर आयोग ने मूर्खता करी, तो प्रश्न हूबहू सेम आंसर के दे दिए। देना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, देखिए दुर्लंघ तो होगा नहीं जिसको वैसे लंघ होगा, क्योंकि उसमें धा लिखा था इसलिए हमारे टाइपिस्ट ने इसको सीधे सीधे धा बना दिया। ये घा होना चाहिए, घा घा धा। दुर्लंघ है माने जिसको लांघना मुश्किल है, जिसको करना मुश्किल है, तो ये तो नहीं होंगे। अब बचा दुर्लभ और दुष्प्राप्य, दोनों समानार्थी और दोनों इसका मतलब हुए, लेकिन क्योंकि इसमें प्राप्त शब्द आया है इसलिए इसको दुष्प्राप्य टिक करेंगे। बहुत कंफ्यूज है आप सब इसमें,
कौन सा माना जाए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नहीं साहब दोनों ऑप्शन में है तो उचित क्या होना चाहिए, तो पहली बात तो इस ऑप्शन को हटा देना चाहिए, सवाल हटा देना चाहिए, कायदे से हटा देना चाहिए, क्योंकि दोनों समानार्थी है। लेकिन अगर बाय द वे ना हटाया जाए और आयोग तर्क दे, जो पेपर सेटर है वो तर्क दे, तो उसका तर्क दुष्प्राप्य की ओर ज्यादा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि प्राप्त शब्द लिखा है, तो जिसको पाना कठिन है, देखो दुष्प्राप्य बना कैसे, दुह प्राप्त, दुह धन प्राप्य, किसी शब्द के पहले दुह लग जाए इसका मतलब उस काम को करना कठिन है, तो दुह प्राप्य यानी जिसको प्राप्त करना कठिन है वो दुष्प्राप्य हो जाएगा। और दुर्लभ क्या हो जाएगा? जो मिलना कठिन है। कई संदर्भ में दुर्लभ का मतलब अनोखा किस्म का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि खाली पाने कठिन हो। कहते हैं बहुत दुर्लभ वस्तु है तो पाना कठिन है, एक सेंस तो निकलता है, लेकिन वो अनोखी चीज के बारे में हो जाता है। तो दुर्लभ के डायमेंशन ज्यादा हो सकते हैं, दुष्प्राप्य का डायमेंशन बस उतना ही है जितना कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए हम प्रेफरेबली ए को ही आंसर मानेंगे, बी को नहीं मानेंगे। और अगर बाय द वे अगर आप इस पर जैसे आप दुर्लभ कर रहे हो और आपको लगता है नहीं, जब आंसर की में आपसे मांगा जाएगा ना कि आप कोई क्लेम करिए, तो आपको लगता है आप दुर्लभ लगाए हैं और सवाल हट जाना चाहिए या सबका नंबर मिल जाना चाहिए, तो आप बता दीजिए भाई, आप कोई भी डिक्शनरी उठाएंगे आपको दुर्लभ दुष्प्राप्य दोनों मिलेगा। लेकिन ये उनकी विवेक पर निर्भर करता है कि वो दुर्लभ को माने ना माने, क्योंकि सेंसिबली मतलब होता है ना थोड़ा नजदीक, थोड़ा नजदीक। जैसे आपके क्या कहते हैं, चाचा के भाई भी खड़े हो, बुआ के भी लड़के खड़े हो, आपके चाचा के भाई की नजदीकी ज्यादा आप मानेंगे, बुआ वाली नजदीकी कम मानेंगे, क्योंकि बुआ बड़ी दूर रहती है, चाचा अपने पड़ोस में रहते हैं। बस वैसा ही चाचा बुआ वाला मसला है। हाँ, सगे वाला तो मसला नहीं, चाचा बुआ वाला मसला है कि भाई ये चाचा का लड़का मान लिया जाएगा, बुआ का लड़का मान लिया जाएगा। अब बुआ जी दूर रहती है तो तनिक इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन चाचा तो अपने बगल में बचपन में साथ में खेले हैं, तो ये दुष्प्राप्य ज्यादा नजदीक है, इसके दुर्लभ थोड़ा दूर है, इसलिए दुष्प्राप्य को माना जाएगा। ठीक। अच्छा, बहुत कम बरसात, तो बहुत कम बरसात होने वाला या होने वाला ही लिखा था पेपर में। हाँ, बहुत कम बरसात होना या होने वाला, तो उसके लिए एक शब्द आएगा अल्पवृष्टि। अल्प माने कम, वृष्टि माने बरसात, कम बरसात। ऑप्शन में जो वही जो वाक्यांश लिखा है वही उत्तर में। अतिवृष्टि क्या होगा? बहुत अधिक बरसात। तो गुरुजी अनावृष्टि क्या होता है? तो भैया अनावृष्टि माने बरसात हुई भी ना करे, बरसात हो ही ना, अनावृष्टि माने जब वृष्टि हो ही ना, बरसात हो ही ना, तो अनावृष्टि। वृष्टि माने बरसात, तो वृष्टि बरसात है, ये बरसात है। अनावृष्टि बिल्कुल बरसात ना हो, अतिवृष्टि बहुत अधिक बरसात हो, अल्पवृष्टि बहुत कम बरसात हो, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो जो पथ में लेकर के चलते हैं उसको पाथेय कहा जाता है। पथाहार फर्जी शब्द है, अल्पाहार माने सवेरे का नाश्ता टाइप, अल्पाहार और नाश्ता दोनों एक ही चीज होती है लगभग। हाँ, तो नाश्ता थोड़ा दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, अल्पाहार माने थोड़ा आहार जो सवेरे किया जाता है उसी को अल्पाहार कहते हैं। अच्छा, वैसे अल्पाहार का मतलब होता है कम भोजन। आप दोपहर में भी भोजन कम करें तो आप कहेंगे कि मैं अल्पाहारी हूँ। वो क्या श्लोक पढ़ा था, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब पूरा क्या श्लोक है, कांचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो इसमें खैर अल्पाहार से कोई संदर्भ नहीं है कि रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री के लिए पाथेय। जब आप जाते हैं ना कहीं पेपर देने, आज बहुत सारे लोग गए होंगे यहाँ से वहां, तो मम्मी ने सवेरे उठ के पराठा बांध दिया होगा, वो पराठा, वो सब्जी, वो अचार और वो हरी वाली मिर्चा, वो सब आपका पाथेय है। क्या है? पाथेय। अब अगली बार आए तो न भूलना। इस संसार से संबंध, यह सवाल विवादित होगा, पक्का विवादित होगा, क्योंकि देखिएगा असल में एक प्रश्न बनता है इस लोक से संबंधित, इस लोक को इहलोक बोलते हैं, इहलोक। और जो इह से संबंधित है उसको ऐहिक कहा जाएगा, ऐहिक कहा जाएगा। अब इन्होंने ये खाली लिखा होता संसार से संबंध, तो 100% संसारिक मानते, लेकिन लिखे इस संसार से संबंध यानी इस लोक से संबंध, इसलिए जो पहली प्रायोरिटी मानी जाएगी वो ऐहिक को माना जाएगा। दोनों उत्तर हो सकते हैं भाई साहब, दोनों उत्तर हो सकते हैं। विवादित सवाल है, विवादित सवाल है, दोनों उत्तर हो सकते हैं। संसार से संबंध सांसारिक माना जाएगा, लेकिन अगर आप हमसे कहें मैं सब दोनों में चूज करिए, तो इस वर्ड की वजह से जो इस है वो इंडिविजुअली इसको दिखा रहा है। अगर इस ना लगा होता, खाली संसार से संबंध लिखा होता, तो देयर वाज नो डाउट आप सीधे सांसारिक लगा देते, लेकिन इस संसार से संबंधित, इस लोक से संबंधित, तो वो ऐहिक, इह लोक से शब्द हम ले लेंगे, ऐहिक बना लेंगे, तो इसलिए प्रायोरिटाइज करेंगे हम बी को। ठीक है, बाकी विवादित है प्रश्न, कायदे से जब इसका उत्तर किया आवे तो इसको हटा देना चाहिए। जब आंसर की आएगी वो क्या मानेंगे, तब मैं इस पर एक दोबारा
आपको भी क्लेम किस पर आप कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं, वो वाली एक आपको हम जरूर बना के दे देंगे। बाकी आप अपना नंबर मिला लीजिए, आप दोनों में है तो आप अपना नंबर जोड़ लीजिएगा। हाँ, दोनों में है तो जोड़ लीजिएगा, बाकी देखा जाएगा। सिर्फ दो तीन सवाल हैं जिन पर मैं ओवरऑल आपसे चर्चा करते जाऊंगा, और कुछ पेपर में बेसिक मिस्टेक हुई है जिन पर मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा। गंगा का उद्गम स्थान, ये बच्चा बच्चा जानता है यार, इसमें बताने का गंगालय माने गंगा घर, गंगा नगरी, गंगा धाम, ये थोड़े लगा देंगे। गंगोत्री कहते हैं यार, भूगोल का सवाल हो गया ये। ये तो साधारण जानकारी का सवाल हो गया। तो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बातें लोगों से सुनी गई हो, तो देखिएगा, अनुमोदन मतलब सिफारिश करना, पांडुलिपि मतलब कोई पुरानी किताब, लिखी हुई पुरानी प्राचीन पुस्तक, जनश्रुति माने लोगों का कहा, लोकोक्ति। तो बच्चा लोकोक्ति का एक अर्थ संकोच है, और ये कहावत के संदर्भ में ले ली जाती है। लोकोक्ति मतलब लोगों का कहा हुआ, लेकिन यहाँ पर कहा हुआ नहीं, सुना हुआ। तो श्रुति कान से संबंधित सुनना, और जन माने लोग, तो जन श्रुति माने लोगों से सुना हुआ। तो यही उत्तर हो जाएगा, और कोई जवाब नहीं हो सकता, जन श्रुति। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, देखिए नीचे अमरनाथ ललित लिख के आया है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, तो हम लोग डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। आपको कोई सवाल जवाब करना हो तो आप अमरनाथ ललित एक टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा, हम आपसे जुड़ जाएंगे। और हमारा चैनल विद्याधर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको हिंदी का बहुत सारा ज्ञान हम देने वाले हैं। देखिए, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बच्चा बच्चा बता सकता है यार। घोटक, घोटक माने घोड़ा, अनजान पत्ता सच, ये सब क्या है, तद्भव है। हिंदी का संदर्भ दे रहे हैं इसलिए तद्भव है। एक कई शब्द है जो संस्कृत का फील दे रहा है, घोटक, इसका तद्भव क्या होगा कि घोड़ा होगा। अगला सवाल, तत्सम तद्भव तो बच्चों वाले आए थे। हिरण का तत्सम रूप क्या होगा? अब इसमें गुरुजी कंफ्यूज हो गए थे, हम लोग जब पेपर दे रहे थे। तो सुनो, हरिण होता है, हरिण संस्कृत में आता है, हरिण, हरिणो, हरिणम। हरिण के शब्द रूप चलते हैं, हिरण नहीं होता है, हरिण होता है। तत्सम रूप हरिण है। इस हरिण को बिगाड़ करके लोग हिरण, और फिर हिरण को हम हिरन बना लेते हैं, ऐसे प्रक्रम चलता है। तो हिरण का तत्सम रूप हरिण होता है। इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा तद्भव शब्द? क्षीर, कूप, क्षीर, कर्म, तो तीनों संस्कृत का। तत्सम, देखो बड़ा सिंपल शब्द है, बार बार मैंने क्लास में भी ली है, विद्याधर पर मेरे ये चैनल पर क्लासेस और पढ़ी हुई है तत्सम तद्भव आदि की, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तत्सम माने उसके समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के जैसे हैं उनको तत्सम बोलते हैं, और जो हिंदी का फील देते हैं, तद्भव माने क्या होता है, वह हो गया, थे कुछ और, थे कुछ और, बदल करके कुछ और हो गए। एक खीर क्या थी, पहले क्षीर थी गुरुजी, और क्षीर क्या बन गई, खीर। तो उत्तर यही हो जाएगा, तद्भव। और कूप संस्कृत, कुआं हिंदी में बनेगा, क्षीर खीर बनेगी, कर्म काम बनेगा। तो ये तत्सम है संस्कृत के, वो तद्भव है। बस एक मारते चले, सवाल क्या डिस्कस करें। इनमें से क्षार शब्द का सही तद्भव क्या होगा? तो देखिए, क्षार क्या बनेगा तद्भव में बिगड़ करके, छ का खा हो जाता है, ये बन जाएगा क्षार। क्षार का क्या बन जाएगा, खार बन जाएगा। अगला, बदल जा भाई। टाइम लगा रहा है। इसमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। आम्र, आग, 14 फूल, दिख रहा है ना, संस्कृत। आम्र। यही लगा के आए हैं आप, खुश तो बहुत हो रहे होंगे, आप तो हिंदी बड़ी तगड़ी करके आए हैं। अगला देखिए, इनमें से तद्भव शब्द बताइए। तो एकदम देखिए, राजा, राजा और राजन,
ये संस्कृत है, पृथ्वी संस्कृत है, नवीन संस्कृत है, ईट तद्भव है। इसका संस्कृत क्या होता है? ईका का क्या बन गई? ईट बन गई। ठीक है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जान रहे हैं कि असल में इनको थोड़ी मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक में मान लूं, ये अगर ये चंद्र बिंदी लगाने की बजाय अंक की बिंदी लगाते तब तो ये संस्कृत में थे, चंद्र बिंदी लगा दी इसलिए गलत हो गया है, तो थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन एकदम साफ साफ जो तद्भव दिख रहा है वो है जमुना, साफ साफ तद्भव दिख रहा है। यजमान संस्कृत है, जाड्य, जाड्यांधकारा पहा, जाड्य माने जाड्य शब्द होता है संस्कृत में जिसका मतलब होता है जड़ता। आप अगर बचपन में सरस्वती वंदना सुने होंगे, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो उसी में अंत में आती है पंक्ति जाड्यांधकारा पहा। तो जाड्यांधकारा माने जड़ अंधकार को दूर कर दो माता, तो जाड्य माने जड़ संस्कृत है, यजमान संस्कृत है, गंगा अंक की बिंदी लगा के लिखा जाए संस्कृत है। अब प्रिंटिंग मिस्टेक मान ली जाए चंद्रबिंदी को, क्योंकि चंद्रबिंदी लग जाए तो तद्भव है पक्का। लेकिन अब चूंकि शब्द होता है तो इसको प्रिंटिंग टेक्निकल मिस्टेक भी मानी जा सकती है, क्योंकि यमुना साफ साफ तद्भव लिखा है और कोई डाउट नहीं होगा, जमुना मान लेंगे। बात समझिए। अब पेपर सेट करवाना क्या कहा जाए, थोड़ी मोड़ी गलती तो कर ही देते हैं, तो यही गलतियां आपको दिखाते चल रहे हैं, देखिए पेपर में क्या गड़बड़ है। और देखिए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पुस्तक, सात, कान, हाथी। तो एक के साफ साफ दिख रहा है पुस्तक, सात और कान और हाथी, ये तो तद्भव है, इसमें कुछ सोचना विचारना है ही नहीं। पेपर बड़ा सरल आया था कसम से। खुद तो अभी मैं जब अनअकैडमी वाली क्लास ले रहा था तो उसपे जो जो पढ़ाए हैं, मतलब ऐसा, मतलब आप ऐसा ना समझिएगा मैं अपना कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, मेरे छात्र जो देखें इसे कमेंट में बता दीजिएगा सब छात्रों को कि जो पढ़ाए हैं वो वही आया है। एक एक शब्द, एक एक पॉइंट मिल गया है। अच्छा देखिए, किताब किस भाषा का शब्द है? फारसी और अरबी में आप कंफ्यूज हुए? हाँ, हुए ना? हाँ, फारसी अरबी में हुए, तो आप जान लीजिए अरबी शब्द होता है, किताब अरबी शब्द, ये फारसी नहीं होता, किताब अरबी शब्द एकदम 100%। हाँ, कहीं कोई डाउट नहीं, आप दुनिया कोई किताब में पढ़ाइए, हमने कह दिया तो कह दिया, किताब अरबी शब्द है। ठीक है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो आमलक। आमलक माने क्या होता है? आंवला होता है, वही जो आंवला खाते हैं, हाँ, उसी को आमलक बोला जाता है संस्कृत में, आमलक। ठीक है, तो ये आमलक हो गया। अगला मुकुल, कोरक, गुंचा। ये तनिक कठिन कठिन लगा होगा है, तो आप समझिए। मुकुल माने कली, कोरक माने कली, गुंचा माने कली। हाँ, तो यहाँ कली का संस्कृत रूप कलिका लिखा हुआ है। यहाँ कलिका माने कालिका मत समझ लेना, काली माई कलकत्ते वाली, काली कलकत्ते वाली, वो नहीं है। कलिका माने कली, संस्कृत में कली को कलिका भी बोल देते हैं। और मुकुल, कोरक, गुंचा। गुंचा वो जो पिक्चर आई थी शायद, मैं मेरी पत्नी और वो, तो उसमें वो जो लंबा वाला आदमी है, वो एक बड़ी प्यारी गजल गाता है, गुंचा कोई, मोहित चौहान ने शायद उसको गाया है, बड़ी प्यारी गजल है। गुंचा, गुंचा माने कली, कोरक मुकुल, याद रहेगा आपको। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है? बिजली का। तो दामिनी, चपला, छपा, तड़ित। तो आप देखिए छपा माने क्या होती है? रात होती है, यही एक नहीं है। बाकी दामिनी, चपला, तड़ित, ये सब बिजली का पर्यायवाची है। इकलौता ये आपका जो छपा है, ये नहीं होगा, छपा माने रात। और छपा नाथ माने, तो जो रात के नाथ हैं कौन? चंद्रमा। छपा नाथ लिखा हो तो चंद्रमा हो जाएंगे, छपा लिखी तो रात हो जाएगी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? ये बड़ा कठिन लगा ना? बिल्कुल कठिन नहीं भाई, मृगांक है चंद्रमा का पर्यायवाची। ऐसा कैसे गुरु जी? देखो, मृग अंक, मृग समझते हैं ना? अब आप कहेंगे मृग माने तो मांसाहारी नहीं, मृग माने हिरण नहीं। मृग का मतलब जानवर होता है, मृग का मतलब जानवर होता है। शेर को मृगेंद्र कहते हैं, मृगेंद्र माने हिरणों का राजा कि जानवरों का राजा? अरे मतलब जानवरों का राजा, तो मृग माने जानवर होता है, उसका एक संकुचित अर्थ है हिरण, संकुचित अर्थ है हिरण। तो मृग अंक, अंक माने चिन्हित होना, छपा हुआ होना। तो आप कभी चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा पर बच्चा क्या होता है कि जब पूर्णमासी का चांद हो तो कभी आप हमारे कहने से देखिएगा, वैसे आप अपनी इनके लिए उनके लिए तुम चांद जैसी हो, ऐसा एक दूसरे से वादा वादा करके मोबाइल पर तुम चांद देखो हम चांद देखें, ऐसा वाला चांद आप देखे होंगे। एक बार हमारे कहने से चांद देखिएगा, तो जब पूरा चंद्रमा हो
तो उस पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानवर, कोई खरगोश, खरगोश जैसा एक चित्र जैसा लिखा। हम लोग को बचपन में बताते थे बुढ़िया बैठी हुई है, तो खरगोश भी ऐसा दिखाई पड़ता है। तो मृग माने जानवर, जानवर जिस पर अंकित है, एक पशु जिस पर अंकित है उसको क्या बोल देंगे? मृगांक बोल देते हैं। अच्छा, इसीलिए चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं। शश माने क्या होता है? खरगोश। शशांक क्या बन जाएगा? शशांक। तो ये दोनों जो नाम है ये चंद्रमा के लिए आते हैं, चंद्रमा के। और यही एक गजब शब्द देता हूं तुमको, शशधर अगर लिखा हो, शशधर, तो शश माने चंद्रमा, शश माने खरगोश, धर, यहाँ जो जानवर दिखाई पड़ता है उसको प्राचीन संस्कृत कवियों ने वो खरगोश इमेजिन किया, खरगोश इमेजिन किया। शश खरगोश, और धर माने धारण करने वाला, जो अपने ऊपर खरगोश को धारण किए हुए, खरगोश को धारण किए हो, वो क्या हो जाएगा? वो शशधर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये भी चंद्रमा हो जाएगा। और बच्चा अगर यही शशिधर लिखा हो, शशि, तब क्या हो जाएगा? शशि माने, शशि माने तो गुरु जी चंद्रमा। अब चंद्रमा को कौन धारण किए? वो भगवान भोलेनाथ धारण किए हैं, शिव जी। तो शशिधर चंद्रमा है, और शशधर, सॉरी, शशिधर शिव है और शशधर चंद्रमा है, शशांक चंद्रमा है, मृगांक चंद्रमा है। बात समझ गए? अब ना गड़बड़ाई हो। हाँ, अगली बार मुरारी, मुर नामक संबंधा उनको भगवान कृष्ण को कहा जाता है, मुर नामक राक्षस के शत्रु मुरारी। निशान चिन्ह को कहते हैं निलय, आकाश, क्षितिज, घर, सबके अनेकार्थी शब्दों में प्रयोग किया जाता है। नौकर का पर्यायवाची क्या है? जो अनअकैडमी फर्स्ट क्लास हमारी स्टूडेंट लिए थे वो जानते हैं कि उसे मैंने एक दिन पहले यही पर्यायवाची पढ़ा के भेजा था, जिसकी पूछी गई है सब यही है। तो नौकर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चा भृत्य माने नौकर, और सेवक माने नौकर होता है, और किंकर माने नौकर होता है। कई लोगों के नाम होते हैं ना, राम किंकर, राम सेवक, तो ये किंकर माने नौकर होता है, सेवक होता है। तो भृत्य, सेवक, किंकर, नौकर, ये सब नौकर का पर्यायवाची। आर्यपुत्र, अंशज, परिचालक, इनका कोई संदर्भ नहीं बनता है इसमें। इनमें से किरण शब्द का पर्यायवाची, इनमें से किरण शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। मनोज, अनल, मरीच, मृगांक। तो मृगांक चंद्रमा हो गए, अनलाग हो गई, मनोज कामदेव हो गए, मरीचि किरण हो गए, मरीचि किरण। और अगर मरीचि माली लिखा हो तो कौन हो जाएगा? जो मरीचियों की माला पहनते हैं, अर्थात वो मरीचि माली भगवान भुवन भास्कर सूर्य देवता हो जाएंगे। है? अगला, इनमें से मां शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो कोविद माने विद्वान, मनीषी माने विद्वान, सुधी माने विद्वान, और प्रसु माने जो प्रसव करती है, जो प्रसव करती है अर्थात जन्म देती है, मां। तो प्रसु मां का पर्यायवाची, याद रखिए। इनमें से आंख का पर्यायवाची क्या है? अगर आपने हमारी विद्याधर की पर्यायवाची वाली सेशन देखा होगा तो उसमें ये मैंने चर्चा की थी। आंख का पर्यायवाची होता है अंबक। ऐसा सब अंबक, अरे भाई वो श्लोक रोज करते हो ना, ओम त्रयंबकम, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ऐसे भगवान भोलेनाथ को हाथ जोड़ते हो ना। तो त्रयंबक, तीन अंबक, तीन नेत्र वाले भगवान भोलेनाथ। अंबक इसी श्लोक से याद रखना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ओम त्रयंबकम यानी है तीन नेत्रों वाले भोलेनाथ। तो त्रयंबक माने तीन नेत्र, तो अंबक माने नेत्रों, तो आंख का पर्यायवाची खाली एक पे अंबक बना। अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके, अनोखा अलग है, तो आग को बोलते हैं, अनु आग को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। इनमें से अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आग का पर्यायवाची तो बस एक है जो पवित्र कर दे, पो अक। उरग सांप हो जाएगा, उर माने छाती होता है, ग माने गमन करने वाला, जो छाती के बल पर गमन करे उसको क्या बोल देते हैं? उरग बोल देते हैं। और अर्णव, अर्णव सागर को बोल देते हैं। अवलेख फर्जी शब्द है। तो पावक माने क्या हो गया? पावक माने आग। तो यही एक आंसर हो जाएगा, कुछ और सोचने विचारना नहीं भाई। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सा है हमारा अगला सवाल, इसको देख लिया जाए। तो इसमें पंडित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो वे पंडित का पर्यायवाची तो बस एक है। पंडित माने वहां पंडित जी वाले वो पंडित नहीं, पंडित माने होता है विद्वान। विदूषक माने जोकर होता है। अज्ञानी माने अज्ञानी होता है, मूर्ख तो समझते ही। तो पंडित विद्वान को कहते हैं। जब आप कहते हैं जैसे आप पंडित बिरजू महाराज, तो जरूरी नहीं कि ये पंडित शब्द लगाने से कोई जाति का ब्राह्मण होगा। यहाँ ब्राह्मण पंडित का मतलब विद्वान होता है। अगला,
कोयल शब्द का पर्यायवाची क्या है? बहुत सरल है भाई, क्या बताने लायक है इसमें? कोयल शब्द का पर्यायवाची पिक। हाँ तो पिक। काकह माने कौआ, और पिकह माने कोयल। सारंग मोर, सारंग अनेकार्थी शब्द है, 33-34 इसके अनेकार्थी होते हैं। अभी सारंग मोर जान लीजिएगा। उरग माने बताया, उर यानी छाती के बल पर गमन करने वाला अर्थात सांप। अगला, ये वाक्य शुद्धि में आप लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हुए। अगर आपने पढ़ा है कभी वाक्य शुद्धि अच्छे से तो नहीं गड़बड़ाएंगे। अच्छा, मैं अन अकेडमी पर 1 से 2 एक फ्री क्लास भी लेता हूँ। अगर आप खाली ऐप डाउनलोड कर लें और अन अकेडमी पर आए तो आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भाई 1 से 2 एक फ्री क्लास रेगुलर चलती है। अन अकेडमी इधर विद्याधर पर भी मैं रेगुलर रहता हूँ, वहां भी रहता हूँ, तो दोनों जगह एक फ्री क्लास होती है। आप सब्सक्रिप्शन आपकी मर्जी, जब लीजिए, लेना मन करे ले लीजिए, वरना 1 से 2 एक क्लास होती है रेगुलर हिंदी की, तो एकदम हिंदी आत्मा में बसा देंगे, वहां भी आ जाया करिए। और जब मैं विद्यार्थी पर आपके ये डाला करूं, क्या कहते हैं, वीडियोस, तो उनको भी देख लिया कीजिए, तो दोनों जगह हम मिलते रहेंगे। तो देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया। तो याद रखना, दर्शन प्लूरल शब्द है हमेशा, तो दर्शन किया नहीं किए होगा, इसलिए ये गलत है। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, काल भी लगा दिया, समय भी लगा दिया, दुरुक्ति हो गई, इसलिए ये गलत है। अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया, गण लगाने से वस्तु प्लूरल हो जाती है, तो गणों लगा रहे हो इसलिए गलत हो गया। तो बचा एक का मात्र सही है, यह किसके हस्ताक्षर हैं? सी विल बी राइट। ठीक, ये 10 बड़े कंफ्यूजन है, आप एक ही कंफ्यूजन दूर करता हूं, देखिए। और यहाँ ऐसे खाली कहानी में नहीं बता देंगे ये होता है, बाद में गलत हो जाएगा, जो बताएंगे यही सही होगा। और एकदम कारण सहित व्याख्या करते हुए। इसमें सही है खाली ए, बाकी गलत है। गलतियां कहाँ है मैं दिखाता हूँ। उज्जवल गलत लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श, तो याद रखिए, जब संबोधन दिया जाता है तो हम लोग बोलते हैं पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। ये वो जो तुम राह चलते अपना वो ना, भाई को नमस्कार, ऐसे नहीं बोला है। जब आप संस्कृत में कहते हैं नमाम में हम नमस्कारम करोमि, तो वहां तक ठीक है, लेकिन वहां को नमस्कार, ऐसा नमस्कार के पूर्व या चरण स्पर्श के पूर्व नहीं लगाया जाता। पिताजी सामने खड़े हैं, चिट्ठी भी लिख रहे हैं, तो पूजनीय पिताजी को, अरे पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, को का प्रयोग यहाँ एक्स्ट्रा किया गया, कारक संबंधी अशुद्धि, इसलिए गलत। वह व्यक्ति यौवन में भूले करता है, तो याद रखना, सॉरी, वह नहीं, व्यक्ति यौवन में भूले करता है, तो याद रखिए, यहाँ जब हम यौवन कह रहे हैं तो यौवन में भूल करता है, ये बात होनी चाहिए। भूले इस संदर्भ में गलत है। मेन जो आरो आरो हुआ था सचिवालय वाला, उसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आता है, उसमें भूलने शब्द का जो संदर्भ था, बातें का जो सही था, वो संदर्भ के अनुसार से जरूरी नहीं कि भूले हमेशा एक वचन में है, कभी प्लूरल में भी आ सकता है, लेकिन यहां पर यौवन में भूले वजह गलत है, तो इसको काट देंगे। एक सही है, पधार कर अनुग्रहित करें। अगला, बढ़िया सवाल, इसमें तो बहुत ही लोचा हुआ होगा आपको, है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, वैसे इसमें एक गलत है। पता है कौन गलत है? ये गलत। ये, अरे हाँ भाई, अभी दिखाते हैं। अच्छा, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, एकदम सही है। सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, एकदम सही है। अच्छा, आप कहेंगे मौसम मीरा गलत लिखा, अरे भैया, हम इसमें मीरा को जगह खीरा लिख दें, हम सीरा लिख दें, हमारी जो मर्जी लिख दें, जरूरी थोड़ा ना मीराबाई के बारे में बात हो रही है। नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, तो मीरा लिखाओ चाहे मीरा लिखाओ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, एकदम सही लिखा। तो मतलब पहले में क्या गलत है? भैया, पहले में शब्द ज्ञान संबंधी शुद्धि है। याद रखना, बंदूक शस्त्र नहीं होता है, अस्त्र होता है, अस्त्र। आप कहेंगे नहीं गुरुजी, हमने तो पढ़ा है साथ रह के मारे तो शस्त्र होता है, फेंक के मारे तो अस्त्र होता है, तो अपनी परिभाषा बदल लो। जो वार करते समय किसी दूर के लक्ष्य को भेद सके, वह अस्त्र है। और जो नजदीक के माने हाथ में रहते हुए मारे, तो जैसे शस्त्र क्या होगा? तलवार। शस्त्र क्या होगा? लाठी। शस्त्र क्या होगा? गदा। ये सब आपके हाथ में भी है टच, और वार करते समय सामने वाले को भी किया टच, यानी दोनों का टच मिलेगा, तो साथ रह के मारे तो शस्त्र। ठीक, अस्त्र में क्या हो जाएगा? बंदूक। बंदूक गोली दोनों। अब आप कहेंगे मतलब बंदूक को हम शस्त्र मान लेंगे, गोली को अस्त्र मान लेंगे, कसम से बिना गोली के कौन बंदूक काम करेगा? अरे भाई, वो यूनिट है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। गोली दूर जाके मारेगी, अकेले ऐसे गोली फेंक के मार दोगे,
गोली निकाले, लेफ्ट कारतूस मार दिया, साउथ एक्शन, साउथ फिल्म मूवी की तरह, ऐसे नहीं माना जाएगा। बंदूक और गोली एक यूनिट है। आप ये थोड़ा नहीं कहते बंदूक गोली लेके आओ, बोलते बंदूक ले आओ मार देंगे, यही तो बोलते हैं। तो भैया बंदूक है वो हथियार, और बंदूक कैसा है? बंदूक ऐसा हथियार है जो किसी दूर के लक्ष्य को मार सकता है। तो जो दूर के लक्ष्य को मार सकता है वो अस्त्र होता है। और धनुष में तीर भी शामिल करो, लेकिन आप कहते हैं भगवान ने धनुष उठाया, ये थोड़े ना आपने पढ़ा होगा भगवान ने तीर उठाया मार दिया ना, धनुष उठाया मार दिया, क्योंकि धनुष हथियार है भाई, धनुष हथियार है। तो बंदूक, धनुष, और क्या दूर जाके मारेगा? और चक्र, भगवान विष्णु का चक्र मार देंगे। ऐसी चीजें जो फेंक के मारी जाए, जो दूर जाके मारे, वो सब अस्त्र है। और जो अपने हाथ में, ये कह लो फेंक के मारे तो अस्त्र है, दूर जाके मारे तो अस्त्र है, और साथ में रहे मार करते समय तो शस्त्र है। ठीक, चलिए अब आगे क्लासेस चलेगी तो पूछते रहिएगा। हम अब नवंबर से, आई थिंक नवंबर तो बीत गया, दिसंबर से मैं रेगुलर क्लासेस इस पर क्या कहते हैं अपने विद्यार्थी पर, जैसे मैं रोज रात 9 से 10 ले रहा था, वैसे ही किसी एक फिक्स शेड्यूल पर रेगुलर क्लासेस लिया करूंगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा है सही वाक्य? ये बड़ा गजब था। तो देखिए, ये ऐक्यता भी एक दिन पहले पढ़ाया था हमने। ऐक्यता शब्द गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। ये घी की शुद्ध दुकान है, तो भैया दुकान तो अशुद्ध थोड़े ना होती है, शुद्ध घी के पहले लगना चाहिए था, दुकान के पहले नहीं, इसलिए गलत है। आज मैं प्रातः काल वहां गया, ये एकदम सही है। और यह आंखों से देखी घटना, आपके आगे से लगाने का जरूरत है, वह आंखों देखी घटना बोला जाता है, ऐसे। बी इज राइट, बी इज राइट, कोई गड़बड़ नहीं, बी इज राइट। ठीक है, अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आदरणीय बहन जी कहाँ गई? तो भैया आदरणीय बहन जी नहीं, आदरणीय बहन जी, इसलिए ये गलत हो गया। आप कहां पर रह रहे हैं? तो जब याद रखिए, क्या कोई घर पर रहता है? घर में रहा जाता है, या उसका घर है, या कोई जमीन पर रहता है, पर लगाने की जरूरत नहीं है। पेड़ मतलब कहीं जहां ऐसे वाक्य प्रयोग करें, लेकिन रहने के लिए ये कहां पर रहता है, तो पर शब्द का प्रयोग आप कहां रह रहे हैं, ये बात, आप कहां पर रह रहे हैं, पर का प्रयोग यहाँ एक्सेस अधिक है, इसलिए यहां पर नहीं किया जाना चाहिए था, ये गलत है। राम ने 4 बात सुनाई, गलत है। लड़की है तो बुद्धिमती, बुद्धिमान लिखा होता तो गलत हो जाता। लड़की है तो बुद्धिमती, एकदम सही लिखा है, इसमें क्या गलती है, यह डी सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, तमाम देश में यह बात फैल गई, तमाम देश में यह बात फैल गई, बस यही एक सही है, बाकी सब गलत। हाँ सर जी, हाँ भाई देखो, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा, जब तुमने बहुत लगाया है तो प्लूरल का सेंस लो, से कहो, सा नहीं कह सकते, इसलिए काट दो। कई कचहरी के वकील ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप कहें कि बात साहब बहुत सारी कचहरी की हम बात कर रहे हैं, तब कई कचहरियों बोलिए तब सही हो जाएगा। वैसे बच्चा एक जो कई है, ये वकील के सामने लगना चाहिए, कचहरी के कई वकील ऐसा कहते हैं, ये कई वकील के पहले लगना चाहिए था, इसलिए गलत है। ऐसी अशुद्धि को पदक्रम संबंधी अशुद्धि कहते हैं। अब भाई साहब, आप गाय गरमा के अगर दूध पीते हो तो आप इसको डी को सही मानेंगे, तो गाय तो गरमाते नहीं, दूध गरमाते हैं ना, तो इसलिए डी गलत है, ये सही है खाली, बस। अगला देखिए, ये तो फर्जी बना दिया। आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना, भैया प्रार्थना कोई उचित अनुचित नहीं होती, इसलिए प्रार्थना के पहले उचित एडजेक्टिव नहीं दे सकते। जहां जहां प्रार्थना के पहले उचित लगा है वहां वहां काट दीजिए, सबसे पहले इनको इनको काट दीजिए। आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना, अरे सानुरोध प्रार्थना, उसमें क्या कोई सानुरोध अनुचित प्रार्थना भी की जा सकती है? कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आपको गोली मार लीजिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना वो जो 1000 रुपया वाला माल लाए हैं उनको लुटवा दीजिए, ये अनुचित उचित थोड़ा ना होता, प्रार्थना प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना का एडजेक्टिव उचित नहीं हो सकता। अच्छा बच्चे दो, आपसे सानुरोध प्रार्थना की आप उचित तरीके से हमारे पास अवश्य, कौन सा आमंत्रण दे रहे हो भाई? उचित तरीका है, उचित तरीके से पास हमें फर्जी लिखा हुआ है, ये भी गलत है। बच्चा एक सी, आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि आप हमारे घर से अवश्य, बुलाना घर है या ऊपर वाले दो गड़बड़ हैं, दोनों में ये दोनों बेहतर हो सकते थे, और घर बुलाना है तो आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि आप हमारे घर आ सकते, बस यही एक सही है और कोई सही नहीं। अब इस निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य काल के संबंधी शुद्ध है? काल संबंधी अशुद्ध शुद्धता है जिसमें, यही सवाल था। तो आज हम चाय नहीं पिए, कई भोजपुरी टच में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं बोला जाएगा। हम खाना खा लिए हैं, है भोजपुरी में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। हमें दिल्ली जाना है, ये एकदम सही लिखा है। अब मैं आज नाश्ता नहीं किया, ये भी गलत लिखा है। काल के अनुसार सिर्फ एक सही है, सी, हमें दिल्ली जाना है।
ठीक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी, कारक अथवा विभक्ति संबंधी शुद्धि? तो पिताजी ने मुझसे कहा, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। यहाँ है भी लगा ले तो अच्छी बात है, ना लगाए तो इसकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पूछे हैं उन्होंने कारक, तो ये तो बिंदी संबंधी शुद्धि, तो कारक संबंधी शुद्धि नहीं है। 4 बजने में 10 मिनट हैं, ये भी सही है, ऐसा बोला जाता है। यह समाचार दूरदर्शन ने प्रसारित, दूरदर्शन ने, दूरदर्शन कोई खिड़कियां है कि उसके अंदर प्रसारित हुआ? अरे भाई, दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, दूरदर्शन साधन है, में नहीं, उसके अंदर नहीं प्रसारित होगा, इसलिए सी गलत है। अगला, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें थोड़ा लोचा है, देखिए यह आप पर निर्भर है, एकदम सही लिखा हुआ है। अच्छा, पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, ये भी सही लिखा हुआ है। राम ने सांप देखा, राम भाग गया। अगर इसको संयुक्त करेंगे, देख पूरा वाक्य पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चूंकि ये तो संयुक्त वाक्य है, इसलिए यह भी सही है कि राम ने सांप देखा और भाग गया। वैसे आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो आपको ऐसे करना चाहिए कि राम सांप देखकर भाग गया, लेकिन राम ने सांप देखा, राम भाग गया, 2 वाक्य हैं। अगर आपको कहा जाए इनका संयुक्त वाक्य बनेगा, तो आप खाली राम हटा के और लगा देंगे, और क्या करेंगे इसमें? देखकर भाग गया तो दूसरी बिरादरी में वाक्य चला जाएगा, तो संयुक्त की दृष्टि से देखें तो ये सही है। तो मतलब सी में क्या गलत है भाई? ये जो संसदीय शब्द है, जो वाकई बजट या किसी भी लोकसभा के मुद्दों पर चर्चा वो बात होती है, उसके लिए चर्चा शब्द का प्रयोग करते हैं। बजट पर चर्चा, लोकसभा में चर्चा, कोई बहस शब्द तो ये मीडिया के लिए है। क्या लोकसभा में बहस हुई, बजट पर बहस हुई, फलाना बहस हुई, बहस का मतलब एकदम हुई हुज्जत हो जाए, जबकि चर्चा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो भी संवैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया उसमें चर्चा आती है, इसलिए सी हो जाएगा। आजादी का सही विलोम क्या होगा? तो आजादी गुलामी, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, तो उसी में गुलामी आजादी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? गुलामी। चाकरी नौकरी है, सेवा सेवा है, नौकरी नौकरी है, कोई मतलब नहीं। 42, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो संक्षेप समेट दिया, विस्तार फैला दिया, सही है। सृजन बनाया, संहार खत्म कर दिया, सही है। श्याम काला श्वेत, सही है। स्वजन माने अपने लोग, दुर्जन माने बुरे लोग। यहाँ स्वजन नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? सज्जन होता गुरुजी, तब सही था, लेकिन यहाँ तो स्वजन लिखा है। स्वजन माने अपने लोग और दुर्जन माने बुरे लोग, तो यही विलोम की दृष्टि से गलत है, बाकी सब सही। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? ये हल्का फुल्का बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही है, इनको एकदम इग्नोर मार दीजिए। आप थोड़ा कहीं कुत्ता भौं भौं आवाज आ रही होगी, ध्यान नहीं देना है, सवाल पर ध्यान देना है। अच्छा, थोड़ा शांति वाले एरिया में घर लिया है हमने, तो इस वजह से हल्की हल्की आवाजें बाहर की आ जाती हैं। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? तो नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक मान्य होता है प्राकृतिक, और आपको बताना है विलोम। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कृत्रिम, प्राकृतिक का बनावटी, तो नैसर्गिक कृत्रिम। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। अभिज्ञ माने खाली जानने वाला। कृतज्ञ माने किसी का एहसान मानने वाला, किए हुए को जानने वाला। अवज्ञ फर्जी शब्द बना, अवज्ञा लिखा होता तो किसी की आज्ञा ना मानना, ये हो जाता। तो अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अल्पज्ञ माने कम जाना, सर्वज्ञ माने सब जानना। इनमें से सत्कार का विलोम क्या होगा? सत्कार का विलोम, तो बच्चा सत्कार माने किसी का स्वागत, दुत्कार माने भगा देना। भर्त्सना निंदा निर्लज्ज का कोई संदर्भ सत्कार के संदर्भ में नहीं बनेगा, तो सत्कार के लिए उद्कार। इनमें से मर्त्य, तो मर्त्य का विलोम बताने, मर्त्य माने मरने योग्य, अमर माने जो कभी मरे नहीं। हाँ जी, यही है हमारा नाम। अमरनाथ, शिव शिव भोलेनाथ। तो मर्त्य का विलोम क्या होगा? मर्त्य माने मरने योग्य, तो अमर हो जाएगा जो मरे नहीं, यही एक विलोम और कोई नहीं। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? तो दुर्लभ माने जो मुश्किल से मिले, और सुलभ माने जो आसानी से मिले। हर चौराहे पर सुलभ शौचालय होता है, हाँ, मतलब बड़ी आसानी से मिल जाए, आपके जोर लगा नहीं कि चौराहे पे, इसीलिए उसको सुलभ शौचालय बोला जाता है। और कोई थोड़ा ना वहां वैसे किसी घर में थोड़ा ना खटखड़ा के भाई साहब जरा प्रेशर मारे अंदर जाने दीजिए, वो भले ही सबके घर में बने हुए, लेकिन वो आपके लिए सुलभ नहीं। सुलभ कौन है? जो चौराहे पर है, इसीलिए इसको सुलभ बोलते हैं। तो दुर्लभ जो आसान कठिनाई से मिले, और सुलभ जो आसानी से मिले। मैंने बताया है जो शुरू में दुर्लभ वाला सवाल था, उसमें
विवादित प्रश्न बनेगा, पक्का विवादित बनेगा। अब जब आयोग आंसर की देगा और वो क्या मानेंगे, तो उस आधार पर मैं एक आपको नई आंसर की दूंगा कि तब मतलब तब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें से अगर बाय द वे उन्होंने सबको सही मान लिया तब तो ठीक है, और नहीं माना या कुछ उसके साथ कोई नोट आ गया तो ठीक है, नोट नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सवाल पर आप क्लेम करेंगे जब उनकी आंसर की आ जाएगी तब। बाकी अभी जो बता रहा हूँ आप उसको मिला लीजिए 100% सही। एक दो सवाल है जिनमें विवाद हो सकता है, बाकी आप 48-47 सवाल एकदम 100% सही मार लीजिए, जो आप नंबर जोड़ेंगे वो मिलेगा। अगला देखें, तृषा। तृषा का मतलब होता है डिजायर, चाह, प्यास, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तृप्ति, एक्शन। मृषा क्या होता है भैया, मृषा, तृषा देख के मृषा ना लगा देना, मृषा माने होता है झूठ, मिथ्या। दिशा अलग शब्द है, वृषा वृषल होता या वृष होता तो बैल हो जाता, लेकिन तृषा का क्या हो जाएगा, तृप्ति। तृषा माने प्यास और तृप्ति माने उस प्यास से सेटिस्फैक्शन। नैसर्गिक एवं जंगम का विलोम तो अभी बता गया है, नैसर्गिक माने प्राकृतिक, तो उसका विलोम कृत्रिम, इसी से मैच करवा लो। और जंगम माने चलने फिरने वाला, स्थावर माने स्थित, तो फिर बचा क्या, 49 का बी ही लगेगा, कृत्रिम स्थावर। पौरस्त्य क्या होता है, पौरस्त्य पूरब से संबंधित, और तृप्ति इसका कोई सेंस नहीं बनता है। नूतन, नया, चेतन, जंगम का चेतन हो सकता था, लेकिन जब नैसर्गिक का कृत्रिम और जंगम का स्थावर एक ऐसा शब्द है जो दोनों का विलोम अपने में रखता हो, वो भी है, ठीक है। और 11 अंतिम प्रश्न, तिमिर। तिमिर माने अंधेरा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। तिमिर का विलोम क्या बनेगा, प्रकाश, तो तिमिर का प्रकाश। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी देकर के आनंदित हुए होंगे। अच्छा, जो शाम वाली शिफ्ट है इसका भी मुझे पेपर अभी तक मिल जाएगा, जो 3:30 से 5:30 में हुआ है, तो मैं उसकी भी आपको आंसर की बना करके अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये आंसर की किस चीज की है, ये आंसर की है जो समीक्षा अधिकारी वाला सुबह स्लॉट हुआ है 9 से 11, अधिकारी वाला 9 से 11 स्लॉट हुआ है, उसकी ये सीरीज सी हमने डिस्कस करवाई है। और एक निवेदन है, अगर आपका डिस्कशन पसंद आया हो तो लोगों से शेयर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहना पड़ता है वरना आप तो भूल जाते हैं, तो आपसे कह रहा हूँ, हम जानते हैं आप अपनी मोहब्बत में करेंगे, लेकिन फिर भी कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म, और बाकी जितने पेपर मुझे मिलते जाएंगे मैं उसका हिंदी वाला पोर्शन आपके लिए डालता चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।